साहित्य को पढ़ना, साहित्य को अपने अंदर लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मनुष्य को बेहतर होना है और हमें इस दुनिया को बेहतर दुनिया बनाना है, हर 90 मिनट में 2 विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी हैव मेड एंड वी आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर। हमारे बंजार से हमारे प्रिय वरयाम सिंह जी हैं। उनका हाल ही में एक कविता संग्रह आया है जो उनकी बंजार की कविताएं, बंजार सराजी भाषा की कविताओं का अनुवाद है। वो हिंदी में अनुवाद है, तो उनकी कविताएं मैंने अभी पढ़ी हैं। वो कह रही हैं कि क्या हिटलर को कविता ने बदला नहीं। ये जितने भी तमाम तरह के हम डिक्टेटर्स देखते हैं कि साहित्य क्यों नहीं कुछ कर पाया। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? कभी कभी किसी के अनुभव और उनका ज्ञान हमारे लिए प्रेरणा बन सकते हैं किसी राह को चुनने के लिए और उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। आज के एपिसोड के मेहमान मिस्टर पवन ठाकुर के साथ ये चर्चा कुछ ऐसी ही साबित हो सकती है जिसमें पवन जी ने साहित्य के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए हैं, बहुत से उदाहरण भी दिए हैं जिससे हम मनुष्यों के जीवन में साहित्य की आवश्यकता को समझा जा सकता है। तो अनुभव कीजिए आज का ये एपिसोड। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत से पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया है आज के लिए और अपना नॉलेज शेयर करने के लिए आज आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी पवन जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की है, उसके बाद आप आईआईटी मंडी में गए हैं, लेकिन साहित्य से जुड़ाव के लिए मुझे लगता है कि उसी फील्ड में पर्टिकुलरली होना ज़रूरी नहीं है। मैं सीधा अपने पहले प्रश्न पर आती हूँ कि अगर आपको किसी को बताना हो, एक छोटे बच्चे को बताना हो, आप एक अध्यापक हैं किसी विद्यालय में और छठी 7वीं की कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं, जिन्हें आपने हिंदी में या इंग्लिश में कविताएँ भी पढ़ानी हैं, कहानी भी सुनानी है, उन्हें आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? क्या बताएँगे कि आपको कविताएँ और कहानियाँ क्यों पढ़नी चाहिए? आई विल स्टार्ट विद एक 1990 की एक बहुत खूबसूरत मूवी आई थी, डेड पोएट्स सोसाइटी। तो उसमें वही एक अध्यापक हैं जो बच्चों को लिटरेचर पढ़ाते हैं, अंग्रेजी की क्लास है। तो वो बताते हैं उनकी कविता का या लिटरेचर का रेलेवेंस। तो आई विल कोट हिम, वी डोंट रीड एंड राइट पोइट्री बिकॉज इट्स क्यूट, वी रीड एंड राइट पोइट्री बिकॉज वी आर द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन रेस। लॉ, business, medicine, engineering, these are all noble pursuits and necessary to sustain the life. But poetry, beauty, romance are what we stay alive for. तो वो मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए मुझे लगता है कि साहित्य को पढ़ना, साहित्य को अपने अंदर लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मनुष्य को बेहतर होना है और हमें इस दुनिया को बेहतर दुनिया बनाना है, तो उन्हें लिटरेचर, साहित्य, कविताएँ ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो अगर मैं आपसे कोई उदाहरण लेना चाहूँ किसी कविता का, किसी दोहे का, चाहे वो आपकी कविता है, चाहे वो आपकी कोई पसंदीदा कविता है, तो आप क्या सुनाएँगे और क्या कहेंगे उस बारे में? अ, विनोद कुमार शुक्ल की एक मुझे लगता है कि बहुत मेरी पसंदीदा कविता है, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। तो उस देखिए कविता में वो क्या कह रहे हैं कि आज जिस समय में हम जहाँ रह रहे हैं, हर 90 मिनट में 2 विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी हैव मेड एंड वी आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर। अगर किसी से दूसरे से हेल्प माँगना है, तो वो जो एक बॉनहोमी होती है ना, एक समाज में जो एक क्या वो बंधुता है, वो आज हम जो टूटती हुई देख रहे हैं, चाहे वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे,
कई चीज़ों के समस्याएँ जो हैं, तो उसको संबोधित करती हुई उनकी एक कविता है कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, लेकिन हताशा को जानता था। इसीलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मेरा हाथ पकड़ कर वह खड़ा हुआ। वह मुझे नहीं जानता था, लेकिन मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों एक साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन साथ चलने को जानते थे। तो ये जो साथ चलना है, यही हमें समाज बनाता है। एक दूसरे की जो मदद करना है, एक दूसरे को जब हमारी ज़रूरत है, वो आई थिंक इतनी खूबसूरती से उन्होंने इस कविता में ये बात कही है। तो एक तरफ तो हाँ, जो मुझे समझ में आया कि एक तरफ ये कविता कह रही है कि आपको कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ना है जो आपको हताश या निराश होता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ ये हमें ये भी बता रहा है कि जीवन ऐसा ही है लेकिन जीवन आगे बढ़ता जाएगा और आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है, कुछ ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल इसको मैं वो टीनी और पांडा ड्रैगन का एक बहुत खूबसूरत संवाद है कि वो टीनी ड्रैगन का एक पांडा से सवाल है कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन और अ जर्नी? तो उसका रिप्लाई तीसरा ही आता है, वो कहती हैं इट्स अ कंपनी। तो जिन लोगों की संगत में आप हैं, उनके साथ आपकी यात्रा मज़ेदार रहेगी, इस मायने में भी कि उसमें चाहे वो जितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँ, लेकिन इफ़ देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपको सपोर्ट करते हैं, एक वो ऐसा माहौल है जहाँ पे आप जब थोड़े डाउन होते हैं बट आपको लोग उठाने वाले हैं। तो आई थिंक वो बात है इसमें। बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि दैट्स द आई थिंक समाज होने का मतलब ही यही है कि हम एक-दूसरे को सपोर्ट करें। हुँ। अभी देखिए हमने तो अभी बात की कि बच्चों की, जिनके मन में भाव नहीं होते हैं। कविताएँ सिर्फ़ लिखने के लिए, किसी चीज़ को लिखने के लिए भावनाएँ ज़रूरी होती है, लेकिन उन्हें समझने के लिए भी अनुभवों का होना ज़रूरी है। आपने इतने लंबे अरसे से लिटरेचर आप पढ़ते आए हैं, साहित्य को आप अपने अंदर संजोना शुरू किए हैं। तो आपको क्या दिया है इस साहित्य ने? क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ना चाहिए? साहित्य ने तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे अंदर की जो आवाज़ है, वो दी है और हमारे अंदर की जो मैं दुनिया मैं कहूँगा उसे जो है, उसे अगर आप जितना व्यक्त कर पाएँगे, वो आपके लिए उतना ही कैथार्सिस भी आपका वो होता है और आप उतना ही बेहतर और हल्का महसूस करते हैं जब आप लिखते हैं। और अगर आप लिखते हैं और वो बातें एक बड़े समाज से या लोगों से कनेक्ट करती है, तो उसका अपना एक अलग सुख है कि अगर मैं जो अनुभव करता हूँ, कोई दूसरा भी वही अनुभव कर रहा है, तो वो जो एक बॉन्ड होमी है, जो मैं आपको कह रहा था कि समाज है, तो एक जो नाता जुड़ता नहीं, वो जो रिश्ता आपका लिटरेचर समाज के साथ बनाता है और आपका अपने साथ आपको खुद को समझने में मदद मिलती है जब आप लिखते हैं कि ये मेरे भाव है। इस तरह से मैं ज़िंदगी को देख रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ। आपके सपने मैं कहूँगा कि आपके शब्दों में व्यक्त होते हैं। तो ये तो बात थी लिखने की, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा। हाल ही में आपने कविताएँ भी पढ़ी होगी, आपने कोई नोवेल भी पढ़ा होगा और आप उसका अगर थोड़ा-सा हमें किस्सा या कहानी बताएँ कि ये इस नज़रिए से मैंने इसे देखा है, तो आप क्या बताएँगे? मैं नोवेल तो कम ही पढ़ता हूँ, लेकिन कविताएँ मेरा प्रिय रही हैं। विश्व भर की कविताएँ, योग भाषा की कविताएँ। तो अभी मैंने रिसेंटली हमारे बंजार से हमारे प्रिय वरयाम सिंह जी हैं, उनका हाल ही में एक कविता संग्रह आया है, जो उनकी बंजार की कविताएँ बंजार सराज़ी भाषा की कविताओं का अनुवाद है। वो हिंदी में अनुवाद है, तो उनकी कविताएँ मैंने अभी पढ़ी हैं। तो उनकी कविताओं को पढ़कर मुझे यही लगा कि हमारी लोक भाषाएँ भी इतनी समृद्ध हैं कि उनमें भी जटिल से जटिल बात कही जा सकती है। और
मेरी बहुत सी प्रिय कविताएँ उनकी कविताएँ हैं और अभी जो मुझे उनकी कविता याद आ रही है चट्टान। जी। उनकी कुछ अंतिम पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ, तो वो लिखते हैं कि मुझे नहीं पता था कि बैठ-बैठ कर एक की जगह मैं ऐसे पत्थर हो जाऊँगा। मेरे दिल की आवाज़ कौन सुनेगा? मेरे दुःखों को जो समझेगा, वह ही मुझे पत्थर से मनुष्य बनाएगा। जी। तो ये वरयाम सिंह जी हैं। कविताएँ समाज का दर्पण होती है, ये मैंने पढ़ा है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कविता मनुष्य को मनुष्य किस तरह से बनाती है? भावनात्मक रूप से और जो हमारे व्यावहारिक रूप से किस तरह से? आप खुद का उदाहरण देकर भी मुझे बता सकते हैं। देखिए विजय देवनारायण शाही एक बहुत बड़े लेखक और कवि हुए हैं हिंदी साहित्य में। वो कह रही हैं कि क्या हिटलर को कविता ने बदला नहीं? ये जितने भी तमाम तरह के हम डिक्टेटर्स देखते हैं कि वो साहित्य क्यों नहीं कुछ कर पाया? तो उनका मानना है कि हमारे अंदर अगर थोड़ी बहुत मनुष्यता जिसके अंदर बची है, उनमें कविताएँ और लिटरेचर बदलाव ला सकती है। ये उनकी बात है बट मैं तो इसमें बहुत होपफुल हूँ कि भयानक से भयानक डिक्टेटर भी मुझे लगता है कि आई थिंक अगर वो बिल्कुल उसको छूने वाली पंक्ति अगर वो शायद पढ़ेगा तो पीपल डू चेंज, लोग बदलेंगे और बदलते हैं और बदले हैं। मैं अपनी बात कहूँगा तो मेरा एक कविता से सीरियसली मैं कहूँगा पहली बार कब एक तरह से मैं कहूँगा नाता जुड़ा था। परिचय हुए नाता हुआ मैं प्लस 2 में पढ़ता था और मेरे अंग्रेज़ी के अध्यापक हैं भास्कर आचार्य। तो उनकी कविता की क्लास में जब मैं होता था, तो उन्होंने जिस तरह से कविता को पढ़ाया या लिटरेचर को पढ़ाया, तो वो बहुत मेरे अंदर चला गया। तो मुझे याद है कि एक कविता हुआ करती थी आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द राइटर बट वो एक स्लम का दृश्य है। वहाँ पे शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है, वहाँ पे वो उनके क्लासरूम्स में धब्बे हैं। तो आई थिंक उनसे मैंने लिटरेचर को पढ़ना और साहित्य को पढ़ा कैसा जाए, वो सीखा। और कॉलेज में एक कविता रामधारी सिंह दिनकर की कविता मैंने यूट्यूब पे सुनी, मनोज बाजपेयी रिसाइट कर रहे हैं, जी, कृष्ण की चेतावनी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बोली है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत मैं कहूँगा वो जो बेस था, उन्होंने एक दिशा दी। फिर उसके बाद मैं कविताओं को ढूँढता रहा, हर तरह की कविताएँ, हर रस की कविताएँ और मूलतः मैं फिर जो मैं क्या कहूँगा करुण रस जो है जी, वही मेरा प्रिय विषय है और उसी पे लिखता हूँ, उसी की ज़्यादातर कविताएँ पढ़ता हूँ। जी। आपने बीच में ये बताया कि हमारे अध्यापक भास्कर देवाचार्य जी ने हमें ये बताया है कि पढ़ा कैसे जाए, बिल्कुल, उनसे मैंने सीखा। लिखा है। तो अभी मैं दिशा से भटकूँगी लेकिन मैं इसी सवाल पर आऊँगी कि पढ़ा कैसे जाए? चाहे कविता है, चाहे लिटरेचर का कोई भी भाग है, गज़ल है, कहानी है, कैसे पढ़ा जाता है? आई थिंक वो बहुत पर्सनल इस मायने में हो जाता है कि आपकी देखने की दृष्टि क्या है? आप कितने आपको वो चीज़ कितना पास बुला रही है? एकेडमिकली मैं आई थिंक 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि पहले तो आप पढ़ किसी लिए रहे हैं? आपका पर्पज़ क्या है पढ़ने का? मतलब अगर मैं कोई कविता पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ? मुझे टाइम पास करना है, मुझे कुछ ढूँढना है या मुझे किसी को सुनानी है या मुझे बस दिखाना है कि देखिए मैं बहुत पढ़ने वाला आदमी हूँ। तो आपका पहला वो जो मेल होता है कि आपकी वो जो प्यास क्या है? आपका पर्पज़ क्या है? सपोज़ फॉर मेरा पर्पज़ यही रहा है कि मैं कुछ ढूँढता रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ मिले, जिसमें जो हमारी लाइफ़ में काम आए, जीवन समृद्ध हो, है ना? आपका देखने का जो दृष्टि है, उसमें विस्तार हो, उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो। आप एक बेहतर मनुष्य भी बने, लेकिन आपके विचार भी हों, आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पनाएँ, वो भी बेहतर हों।
तो इस उद्देश्य को लेकर मैं पढ़ता हूँ, तो फिर मैं उन चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करता हूँ कविता में कि क्या ये एक नया विचार लेके आ रहा है? ये क्या नया है जो मैं नहीं जानता? ये वो कौन-सा अनुभव वो कह रहे हैं जो मेरे काम आए या जो मुझे बेहतर बनाता है या मेरा नॉलेज इससे बढ़ रहा है। जी। तो वो पर्पज़ मेरा रहता है। मुझे ये जानना है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि साहित्य में अगर आप इतने ना घुसे होते, तो आप किस तरह के इंसान होते? साहित्य के बिना और साहित्य के साथ 2 पवन अगर हम देखें, क्या अंतर है? और मुझे उदाहरण भी पूरे चाहिए। अ, मैं शायद कहीं पे नौकरी कर रहा होता इस वक़्त अ, और मुझे लगता है कि जीवन बहुत वो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना कि आप पैदा होते हैं, आप अच्छी शिक्षा लेते हैं, यू गेट इनटू द जॉब, यू गेट मैरिड एंड यू गेट सेटल्ड। तो शायद ये एक समाज का एक जो विस्तृत दायरा है, मेरी देखने की जो दृष्टि है वो शायद इतनी विस्तृत ना होती। मैं वही बहुत एकांगी और बहुत मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, उनमें ही उलझा हुआ आदमी होता। बहुत पैसे बनाने की हुँ। वही कोशिश रहती, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा होता। दैट्स अ फैंटेसी बट हाँ, शायद इसी तरह का कुछ जो एक आम इंसान होता है। तो बट अभी लिटरेचर पे मुझे थोड़ा मैं कहूँगा कि एनार्किस्ट बनाया है। तो साहित्य वाले पवन अभी कैसे हैं? वो जीवन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मनाली के रहने वाले हैं आप, सेब के बगीचे आपके भी हैं। जो टूरिस्ट हैं वो आपके एरिया में हैं, लेकिन आपने मुझे एक बात कही कि आप जो है इतने अ, पैसे में व्यस्त नहीं होते, कुछ और होते। तो अभी कैसे हैं पवन साहित्य के साथ? मैं बहुत अराजक व्यक्ति हूँ। तो दुनिया भर की चीज़ें मतलब मैं कोई एक चीज़ पर इस तरह से क्या बोलूँ ये फ़ोकस नहीं कि लेट्स डू इट एंड देन इसी महीने में मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज़ मुझे लिटरेचर भी पढ़ना है, मुझे सोशियोलॉजी पढ़ना है, मुझे कल्चर भी पढ़ना है, मुझे इकोनॉमी भी पढ़नी है। आई हैव टू मुझे अपना वो समाज भी देखना है, मुझे वहाँ के जो रोज़मर्रा के इश्यूज़ है, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, आई हैव टू डील विद एवरीथिंग। तो उस मायने में मैं अराजक हूँ एंड सही मायने में कहूँ तो मैं अभी फ़िलहाल आई एम नॉट ए मैं पैसे कमाने में कोई माहिर व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, उतना काम मैं कर लेता हूँ वही अपने बाग-बगीचों में। बट फ़िलहाल मैं बहुत ओवर द बोर्ड जाके बहुत लग्ज़रीज़ की तरफ नहीं हूँ, एस्पिरेशंस भी नहीं हैं। तो आई वांट टू लिव अ वेरी सिंपल एंड क्लियर लाइफ़। तो ये जो दैट्स द मेन पर्पस। जी, तो ये जो स्थिरता है और अराजकता है आपके अंदर, ये साहित्य की वजह से आप में है? क्या आप इसे एक कारण मानते हैं? अ, साहित्य मैं कहूँगा कि वो एक मेरा हिस्सा है, पर उसके अलावा भी मुझे लगता है कि बहुत सारा एक व्यक्ति के जो मैं क्या कहूँ मैं जो आपको सी कह ही रहा था कि अ, साहित्य ने मुझे वो संबल दिया है, वो एक दिशा दी है। पर उसके अलावा भी आई थिंक वो जीवन बहुत विस्तृत है। मैं यही कह रहा था, एक वो जो मेरा एक्टिविज़्म का थोड़ा-सा वो रूप है ना, थोड़ा वो एक पॉलिटिक्स का जो रूप है, थोड़ा एक जो क्या कहेंगे आप कि वी आर अंततः हम लोग भी जानवर ही हैं, होमो सेपियंस हैं। उस तरह की वो जो बायोलॉजिकल जो इंस्टिंक्ट्स हैं, वो भी आपको कुछ समय कुछ समय के लिए वो आप पे हावी होती है। सो वो निदा फ़ाज़ली मुझे याद आते हैं कि हर व्यक्ति में होते हैं 10-20 आदमी। जब भी किसी को देखना तो गौर से देखना। सो ये मल्टी पर्सनैलिटी है और उसमें एक साहित्य उसमें एक बड़ा मेजर मेजर एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट है। जी। अम, बदलते समय के साथ-साथ
साहित्य भी बदल रहा है, तौर-तरीके भी बदल रहे हैं उसे लिखने के और पढ़ने वाले भी बदलते जा रहे हैं। एक हिंदी का दौर है, इंग्लिश है, दोनों अलग भाषाएँ हैं और फिर हम आते हैं जो हिंग्लिश वाले लोग हैं। तो किस तरह से साहित्य बदलता जा रहा है और बदलाव कितना सही और कितना गलत है? आई थिंक चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। बदलाव एकमात्र सच है, पर कितना बदलाव और कैसा आई थिंक ये हमारे हाथ की बातें तो नहीं है। पर साहित्य का मुझे लगता है कि एक जो ज्ञान के बारे में कहा गया है कि वो काल सिद्ध और स्वयं सिद्ध होता है। उसका समय और स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है, कि अगर वो समय और स्थिति के हिसाब से बदल जाएगा, तो इट मीन्स वो टेम्परेरी है। लेकिन ज्ञान और ख़ास करके साहित्य के संबंध में मैं कहूँगा कि जो मुझे लगता है कि हमारा मनुष्य बने रहना ज़रूरी है, तो दौर कैसा भी आए, मनुष्य का मनुष्य होना वो तो शायद किसी समय में अलग नहीं होगा कि 5th सेंचुरी बीसी में मनुष्य होने का मतलब ये था और आज कुछ और है। जी। ये जो भाव हैं, मुझे लगता है कि वो तो हमेशा वैसे ही रहने चाहिए। ऊपरी परत पे, ऑर्डिनरी परत पे बहुत से चेंजेज़ हुए हैं, चाहे वो हमारे खान-पान से लेकर वेशभूषा में से लेकर हमारा समाज के जो स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव हुए हैं। पर ह्यूमन के इमोशन जो हैं, हमारे जो एथिक्स और मॉरल्स हैं, मुझे लगता है वो तो एक मायने में कांस्टेंट ही रहने चाहिए अगर ह्यूमन स्पीशीज़ ने सर्वाइव करना है। जी। अगर इनइक्वालिटी जिस हिसाब से आज बढ़ रही है, तो कितने लोगों के लिए जीना संभव है? और एक क्वालिटेटिव लाइफ़, वो सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए संभव है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर लिविंग वर्स देन एनिमल। हुँ। तो इसका अर्थ ये है कि जब तक हम अपने भावों को अपने सुनने वालों तक, अपने पढ़ने वालों तक पहुँचा पा रहे हैं, तब तक बदलाव उचित है और जब तक ये हमें मनुष्य बने रहने में, एक अच्छा जीवन जीने में सहयोग दे रहा है, तब तक बदलाव अच्छे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। जी। अब मेरा एक और सवाल है और एक जिज्ञासा भी है जानने की क्योंकि आपने बाहर के राज्यों में भी पढ़ाई की है, आपका एक्सपोज़र हिमाचल के अलावा भी बाहर की दुनिया से है। जितना मुझे समझ में आता है, हमारे हिमाचल में साहित्य के प्रति रुझान इतना अधिक नहीं है। यहाँ पर शायद क्योंकि इतने खुलकर लोग आए नहीं हैं, जितना सुना और पढ़ा जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि बाहर के लोग ज़्यादा हैं। अ, क्या मेरा ये सोचना सही है? और अगर ये सही है कि यहाँ के लोगों का रुझान इतना नहीं है, तो कारण क्या हो सकता है इसका? देखिए कि आई थिंक साहित्य का रुझान हमारा जो रिसेंट का जो साहित्य के जॉनर्स हैं, चाहे वो किताबें हैं, बेसिकली पूरा जो रिटन मटेरियल्स हैं, वो चाहे पोइट्स हों, हमारे राइटर्स हों, हिमाचल उस मायने में मैं कहूँगा कि पीछे है। अगर लिटरेचर को हम ओरल के जॉनर में देखें, तो हमारा लिटरेचर बहुत रिच है, लेकिन वो उस तरह से सामने आया नहीं है। वो बहुत मैं क्या कहूँगा कि गाँव में ही है और लोगों के बीच में ही है, तो एक जो वैश्विक स्तर पे उसकी प्रेज़ेंस नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आज भी हमारा लगभग 90% के आसपास ग्रामीण समाज है और गाँव में आज भी उसी तरह से क्या मैं बोलूँ कि ज़िंदगी उसी ओरेलिटी के आसपास मंझी हुई है, उसी में लोग जीते हैं। यहाँ पे कोई वो उस तरह का लिटरेचर फेस्टिवल अगर आप कराएँगे, लोग आएँगे ही नहीं। उस तरह का या किताबें अगर आप लिखेंगे या पब्लिश करेंगे, तो पढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि उनकी ज़िंदगी जिस तरह से ऑलरेडी सेटल्ड है, वो आज का जो आधुनिक साहित्य है, वो कहीं उसमें फिट बैठता नहीं है। हुँ। शायद किसी ज़माने में अगर यहाँ पे भी 90 प्लस अर्बनाइज़ेशन हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत राइटर्स होंगे, यहाँ पे बहुत पढ़ने वाले लोग होंगे।
तो क्या अर्बनाइजेशन का या शहरीकरण का सीधा संबंध है क्या साहित्य से? ऐसा तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रही है, उसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज के समय में बदलाव आने तो चाहिए वैसे। क्या कहना है आपका? आप करके देखिए, आप आधुनिक साहित्य के संदर्भ में ये कह रहा हूँ कि वो पढ़ने का वक़्त किसके पास है? अब एक गाँव में जो व्यक्ति है या एक जो महिला है, उसकी ज़िंदगी सुबह 4 या 5-6 बजे से शुरू होती है। उन उस वो अपना पहले जो पूरा घर का देखते हैं, अपना गाय धोते हैं, है ना? फिर अपना वो खाना खाते हैं, फिर खेत में चले जाते हैं, अपना काम करते हैं। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, मैं वो ही आपको कह रहा हूँ। उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो उस किताब पढ़ने का समय वहाँ कहाँ है? वो शहरीकरण के साथ ही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से किताबों का इन्वेंशन हुआ, जो मॉडर्न स्केल पे लाखों के हिसाब से किताबें छपी, वो एक शहरी सभ्यता थी, एक कॉन्टेक्स्ट था वहाँ पे, जहाँ पे कि लोग 9 टू 5 जॉब करते हैं। आफ्टर दैट दे हैव अ लेजर, वो पढ़ने के लिए उनके पास समय है, वो पढ़ते हैं, वो बार में मिलते हैं, वो बैंक्वेट में मिलते हैं, वो किसी कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं। पर गाँव में वो माहौल नहीं है, गाँव की ज़िंदगी उस तरह से नहीं है कि 4 बुज़ुर्ग बैठेंगे वो तो वो किताब डिस्कस करेंगे। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शेयर करेंगे या अपने पुराने भव या जहाँ अपने खेतों के बारे में, अपने देवताओं के बारे में। हुँ। तो वो जो एक कॉन्टेक्स्ट, वो जो संदर्भ है, यूरोप में भी जब लोग शायद वो पूरी जब वो लोग भी गाँव में थे, तो वहाँ भी उस तरह का प्रचलन नहीं रहा है। किताबें पहले हैंड रिटन ही होती थी और बहुत एक्सपेंसिव थी और बहुत कम लोग अफ़ोर्ड कर सकते थे। बिल्कुल। उन्हीं लोगों में घूमती फिरती थी किताबें। मेजॉरिटी के पास तो साधन ही नहीं था पढ़ने का, पढ़ना भी नहीं जानते थे लोग। जी। लिटरेसी बहुत लेट आई है, ख़ास करके आई थिंक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगा तो बहुत लेट तो अंग्रेज़ों के साथ में ही। उससे पहले का एजुकेशन सिस्टम में मैंने थोड़ा कम पढ़ा है, बट स्टिल देयर वाज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम। लेकिन वो बहुत क्या बोलूँगा, इस तरह का इतना बड़ा व्यवस्था नहीं थी, जिस तरह की आज है। और आज जितनों को शिक्षा उपलब्ध है, उतनी शायद पहले कभी नहीं रही है। हुँ। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि समय का संबंध भी है साहित्य के साथ और जिस तरह से अब शैक्षिक स्तर हमारा बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से अब हमें चीज़ें उपलब्ध हो रही है, इसके साथ बदलाव भी आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है। जी, जी, बिल्कुल। जी, अभी मुझे आपसे जो अंतिम सवाल करना है वो ये कि मैंने आपसे जब इस एपिसोड के लिए बात की थी, तो आपने कहा कि एक जो कवि है, वो अपनी कविताओं की व्याख्या अपने दर्शकों के लिए और अपने पढ़ने वालों के लिए छोड़ता है। और जो आप कविताएँ लिखते हैं, आपने कहा कि मैं इसमें से मैं शब्द हटाना चाहता हूँ और मैं अपनी जो शब्दों की व्याख्या है, वो अपने पढ़ने वालों पर छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस बात से थोड़ी असहमति रखती हूँ। वो ऐसा इसलिए है जब कोई व्यक्ति अपने आप से लिखता है तो उसके अपने भाव भी होते हैं और उसे दर्शकों को ये भी बताना पड़ता है कि उसके मन में क्या भाव थे। हालाँकि वो अपना इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे, लेकिन उसे अपने बारे में भी बताना चाहिए कि क्यों उसने लिख दिया है। तो आप मुझे बताइए कि अपनी कुछ कविता आप मुझे बताइए 1-2 और उनके भाव भी बताइए और मैं भी जानना चाहूँगी। रजनी, आई थिंक पहला जो मैं थोड़ा क्लैरिटी करूँ उसको, मैं के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं उसको एक संदर्भ में इस संदर्भ में कहा था कि जो आई थिंक पहले मैं शुरू बात कह रहा था कि आपका ऑडियंस कौन है? आप किसके लिए कविताएँ लिख रहे हैं? अगर वो बहुत एक अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कविता अगर फॉर इट्स इंडिविजुअल अगर ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, तो वो मैं आएगा। मैं उसमें ये बात कहना चाह रहा था एक बड़ी स्तर बड़े अ, अगर लेवल पे उसको कनेक्ट करने के लिए कि पाठक जो है वो मैं वाली कविता से शायद उतना ना जुड़े और वो मैं वाली कविता उतनी अपील नहीं करती लार्जर ऑडियंस को।
अगर आपने मैं पे लिखते हैं वो लिखते हैं लोग और लिखी जाए क्योंकि आपका पर्पस भी नहीं है फिर खास करके उस कविता के संदर्भ में क्योंकि मैंने वो 100 लोगों के लिए नहीं लिखी है, आई हैव रिटन इट फॉर इंडिविजुअल। तो देखिए, मैं मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कविता चाहे वो अपने लिए ही लिखी गई हो, लेकिन उससे जुड़ाव हर कोई महसूस कर सकता है। जैसे मान लो मैं ये कहती हूँ कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अब ये मैंने लिखा है अपने लिए कि भई हाँ, ये मेरा तुमने स्ट्रगल्स नहीं देखे हैं। हालाँकि मैंने ये अपने लिए लिखा है लेकिन रिलेट हर कोई करेगा और स्ट्रगल जितने भी लोग कर रहे हैं, ये उन सब पर फिट बैठेगा। नहीं आई थिंक वैसे आप बिल्कुल ठीक है। मेरा एक्चुअली पर्सनल मेरा जो टेस्ट है ना वो इस तरह का नहीं रहता एक्चुअली। जो ये मुझे जो बहुत इंडिविजुअल सेंट्रिक हो जाती है ना, वो मतलब मेरे टेस्ट की कविता नहीं, वो मैं उस संदर्भ में मैं ऐसे खुद को अलग रखता हूँ। मुझे ना वो बहुत क्या कह लो आप इफ आई यूज़ द हार्श वर्ड ईगो हुँ। मतलब मैं उसको इस मायने में मुझे वो थोड़ा आई फाइंड यू नो वेरी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है मुझे वो। अदरवाइज़ वो उससे कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरी कविता है या नहीं आना चाहिए। वो तो बिल्कुल जिसने जो लिखना है वही लिटरेचर क्या करता है? उसकी सीमाएँ नहीं है, हुँ। बंधन नहीं है, कोई स क्राफ्ट नहीं है कि ऐसी ही होती है कविता। तुमने तो कुछ और लिख दिया पता नहीं। नोबडी इज़ जजिंग यू। यही तो ख़ास बात बनाता है साहित्य को मुझे लगता है और जो बाकी हमारे सोशल साइंसेज़ है या अदर साइंसेज़ है। तो हाँ, मैं अपनी कविताओं पर आता हूँ। जी। तो ये बिपाशा का एक अंक था उसमें कुछ कविताएँ छपी थी तो मैं वहाँ से पढ़ूँगा। अब देखिए ये एक कविता का शीर्षक है मंथन। मंथन। अली रेज़ा एक बहुत बड़े चित्रकार हैं, पुर्तगाल से हैं, मेरे मित्र हैं, इंस्टाग्राम पे हैं बट वी आर इन टच। तो वो विंसेंट वैन गॉग का जो पूरा लेगेसी है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जी। तो उनकी जो वो पेंटिंग्स है मुझे फुल ऑफ होप लगती है। अभी उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ था कि मेरी पेंटिंग्स को देखकर आपको क्या लगता है? तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया था सर मुझे होप दिखती है आपकी कविताओं में, आपके पेंटिंग्स में और लिखते भी वो बहुत अच्छा हैं। तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, तो उस पेंटिंग को देखते हुए मैंने लिखा है। मंथन, अली रेज़ा के चित्र को देखकर, चलो दुनिया को एक दूसरी नज़र से देखते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरी जान, एक विशाल समुद्र है और मैं तुम एक नाव पर सवार, जहाँ दिन भी है, रात भी और दूर-दूर तक कोई किनारा नहीं। हम झेलेंगे इसके थपेड़े, आँखों को चुभती इसकी चमक। एक रोशनी है हमारे दरमियाँ, जिसके सहारे हम तैरेंगे ये समुद्र, तुम्हारा और मेरा प्यार। अब ये जो मंथन कविता है, ये मैंने उस चित्र को देखते हुए लिखी कि 2 लोग हैं, एक नाव में सवार हैं, रात है और उनके हाथ में वो लालटेन है। हुँ। तो मेरी जो मेरे को लगता है कि कविता लिखने की जो पूरी दृष्टि रही है लेट मी ओपन इट फॉर यू एवरीबॉडी जो भी देखेंगे। विंसेंट वैन गॉग का एक बहुत फेमस पेंटिंग है पोटैटो ईटर्स। जी। पेंटिंग के इतिहास में विंसेंट वैन गॉग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने पेंटिंग्स को था एलीट से कॉमन्स ऑर्डिनरी लोगों में लाया। उससे पहले ज़्यादातर लोग राजा महाराजाओं की पेंटिंग बनाते थे। हुँ। उन्होंने उन मज़दूरों की पेंटिंग बनाई जो कोयले की खदानों में काम करते थे। तो ये पोटैटो इट इज़ एक वैसा ही दृश्य है जहाँ पे आई थिंक वो 4 या 5 लोग एक फैमिली के आलू खा रहे हैं और वहाँ पे एक लैंप जल रहा है ऊपर। एक तो मैं ये कह रहा था कि विंसेंट वैन गॉग ने क्या किया, वो जो एक बल्ब वहाँ 5 लोगों के बीच में जल रहा है एंड अशोक पांडे राइट्स वेरी ब्यूटीफुली जो इसके बारे में इस पेंटिंग के बारे में लिख रही थी कि वो जो लैंप जल रहा है ना
वो विंसेंट वैन गॉग है। यो ह्यूमर, वो एक होप है, एक रोशनी है। लाइट एक वहाँ पे एक सिंबल है रोशनी का, होप का। इस मायने में हुई कि ये कविता को खोल रहा हूँ आपके सामने इसीलिए कि मैं उस लैंप को क्या देख रहा हूँ, वो सिर्फ लैंप नहीं है, वो एक होप है, वो एक आशा है, जो एक बेहतर जिंदगी की और या जो जिंदगी आप जी रहे हैं उस कठिनाई में भी आपको वो जो एक क्या बोलूं मैं सोलेस देता है, आपको ताकत देता है। तो उस तरह से मैंने इसमें वो एक जो अंधेरी रात में एक बोट पर दो लोग हैं और वो जो लैंप है उनके पास, मैं उस लैंप को क्या बोल रहा हूँ, वो उसको उस प्यार के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि दैट इज थ्रू यू आर गोइंग टू सर्वाइव द अप्स एंड डाउन्स ऑफ दिस लाइफ। समुद्र में जो तूफान आएंगे, जो थपेड़े आएंगे, है ना, वो जो क्या बोलते हैं हरिकेन्स आएंगे, वो जो लहरें उठेंगी, तो उस तरह ये एक लार्जर मैं क्या कहूँगा, उसके पीछे का जो क्या बोलूँ, एक जो डिश बनने में जो पूरा रहता है प्रक्रिया, प्रोसेस, ये ये थी। I'll recite one of my poem I think that has been written for a मेहनतकश महिलाओं के लिए लिखी गई है वो। I'll try to, मैं शायद मुझे याद है पूरा एग्जैक्टली ना कर पाऊँ तो मोहब्बत दुनिया की मेहनतकश महिलाओं के लिए। तुम्हारे पैर की वीवाइयाँ सिर्फ वीवाइयाँ नहीं हैं, ये संघर्षों और तूफानों के निशान हैं। ये वो रास्ते हैं जहाँ से होकर तुम गुजरी हो, जिनसे मिलकर तुम बनी हो, और मुझे मोहब्बत है तुम्हारे पैर की वीवाइयों से। जी शुक्रिया। आपने तो तारीफ कर दी, लेकिन समाज में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें महिलाओं का संघर्ष देखने की ज़रूरत है, जो पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभा रही हैं और किसी की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पवन जी आपका कि आप आज के इस एपिसोड में आए और आपने जितने भी मेरे मन में प्रश्न थे, उनको बहुत ही गहराई के साथ सुलझाने की जो भी गुत्थियाँ थी, उन्हें सुलझाने का प्रयास किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। थैंक यू सो मच रजनी, प्लेज़र इज़ माइन। साथियों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो पवन जी के साथ इस चर्चा के बाद मेरे मन में जो शंकाएँ थी, कुछ उलझनें थी साहित्य को लेकर, वो कुछ हद तक सुलझी हैं। इस एपिसोड ने आपके मन पर क्या छाप छोड़ी है और आपने क्या पाया है इस एपिसोड से, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले एपिसोड में। खुश रहिए, आबाद रहिए, आगे बढ़ते जाइए और पवन जी की लिखी हुई बाकी कविताओं को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए। ओके, बाय।